Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about organization of neonatal unit. In my previous video, I have explained about kangaroo mother care. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further delay, let's start the video. So guys, first of all we will study about definition of neonatal unit. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो neonatal unit है वो होती क्या है, ठीक है. न्यूबॉर्न और neonatal intensive care unit, an intensive care unit designed for premature ill newborn babies, ठीक है. सो नियोनेटल यूनिट क्या होती है? ये यूनिट होती है जो डिज़ाइन की गई होती है जो प्री मैच्योर एंड इल न्यूबॉर्न बेबीज़ होती है उनके लिए, ठीक है. जो प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं, ठीक है, जो इल होते हैं, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबीज़, उनको यहाँ केयर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एम्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑफ NICU और नियोनेटल यूनिट. सो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या एम होते हैं नियोनेटल यूनिट को ऑर्गेनाइज करने के, ठीक है. रिड्यूसिंग द नियोनेटल मोर्टेलिटी एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ अमंग द सर्वाइवर्स, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोर्टेलिटी का क्या मीनिंग होता है? डेथ रेट, ठीक है. सो अगर ऑर्गेनाइज करके रखेंगे नियोनेटल यूनिट को या NICU को, ठीक है, तो क्या होगा? जो नियोनेट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नियोनेट्स होते हैं वो कौन सी एज के चाइल्ड होते हैं? नियोनेट 28 डेज के जो चाइल्ड होते हैं उनको नियोनेट्स कहते हैं, ठीक है. सो रिड्यूस करता है ये नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को, डेथ रेट होता है जो नियोनेट चाइल्ड होते हैं उनको रिड्यूस करता है, एंड उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है अमंग द सर्वाइवर्स, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है नियोनेट्स की, उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है. सो गाइस, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मेन कंपोनेंट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग अ NICU और नियोनेटल यूनिट. सो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए जो नियोनेटल यूनिट है या NICU है उसको ऑर्गेनाइज करते टाइम. फर्स्ट पॉइंट होता है फिजिकल फैसिलिटीज़, ठीक है. फिजिकल फैसिलिटीज़ के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे लोकेशन. लोकेटेड एज क्लोज एज टू लेबर रूम एंड ऑब्स्टेट्रिक केयर यूनिट. सो जो इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, ठीक है, ये लोकेटेड होना चाहिए, ठीक है, लेबर रूम के पास, ठीक है, एंड ऑब्स्टेट्रिक केयर यूनिट होती है वहाँ पर. ऑब्स्टेट्रिक केयर यूनिट कौन सी होती है? यहाँ पर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, ठीक है, उनको प्रेगनेंसी के टाइम पर और चाइल्ड बर्थ के टाइम पर केयर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है. एडिक्वेट सनलाइट फॉर इल्यूमिनेशन, ठीक है, एडिक्वेट सनलाइट, प्रॉपर सनलाइट होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ पर इल्यूमिनेशन के लिए. फेयर डिग्री ऑफ वेंटिलेशन फॉर फ्रेश एयर, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए फ्रेश एयर का, ठीक है. ऐसी जगह पर ऑर्गेनाइज होनी चाहिए नियोनेटल यूनिट, ठीक है. बी पॉइंट क्या क्या आता है फिजिकल फैसिलिटीज़ के अंदर? स्पेस. ईच इन्फेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद अ मिनिमम एरिया ऑफ 100 स्क्वायर फीट और 10 स्क्वायर मीटर, ठीक है. जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट कौन सी एज के चाइल्ड होते हैं? सो ये होते हैं 28 डेज टू 1 ईयर ओल्ड जो चाइल्ड होते हैं उनको इन्फेंट कहते हैं, ठीक है. इनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए जो मिनिमम एरिया होता है 100 स्क्वायर फीट का और 10 स्क्वायर मीटर का, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट स्पेस फॉर प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए. सी पॉइंट आता है फिजिकल फैसिलिटीज़ के अंदर फ्लोर प्लान. द वॉल शुड बी मेड ऑफ वॉशेबल ग्लेज्ड टाइल्स
एंड विंडोज शुड हैव 2 लेयर्स ऑफ ग्लास पैन्स। ठीक है, जो वॉल्स होंगी नियोनेटल यूनिट की ये बनी होनी चाहिए जो वॉशेबल ग्लेज्ड टाइल होती हैं उनकी। ठीक है, और जो विंडोज़ होती हैं उन पर 2 लेयर ऑफ ग्लास पैन्स होना चाहिए। ठीक है, डी पॉइंट आता है इसके अंदर, वेंटिलेशन होना चाहिए फिजिकल फैसिलिटीज़ में, इफेक्टिव एयर वेंटिलेशन होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर सप्लाई होना चाहिए, प्रॉपर एयर होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पर नियोनेटल यूनिट हो, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर। नेक्स्ट ये पॉइंट आता है फिजिकल फैसिलिटीज़ के अंदर, लाइटिंग। द वॉल यूनिट मस्ट बी वेल इल्यूमिनेटेड एंड पेंटेड वाइट। ठीक है, वॉल जो कमरा होता है पूरा वो वाइट कलर से पेंटेड होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर इल्यूमिनेटेड होना चाहिए। ठीक है, लाइटिंग होनी चाहिए, मीन्स प्रॉपर। एफ पॉइंट आता है फिजिकल फैसिलिटीज़ के अंदर, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर इनसाइड द यूनिट शुड बी मेंटेन्ड एट 28 + 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए 28 + 2 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और जो ह्यूमिडिटी होती है ये ज़्यादा होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी 50% से। ठीक है, एफ पॉइंट आता है फिजिकल फैसिलिटीज़ के अंदर, कम्युनिकेशन सिस्टम। द यूनिट शुड ऑल्सो हैव इंटरकॉम एंड डायरेक्ट आउटसाइड टेलीफोन लाइन्स। ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, टेलीफोन लाइन प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, ताकि कम्युनिकेशन ईजिली हो सके। सो ये थी कुछ फिजिकल फैसिलिटीज़ जो कंसीडर करनी चाहिए ऑर्गेनाइज करते टाइम नियोनेटल यूनिट को। अब सेकंड पॉइंट है जो कंसीडर करना चाहिए, ठीक है, नियोनेटल यूनिट को या NICU को ऑर्गेनाइज करते टाइम, वो है पर्सोनल। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है स्किल्ड नर्सेज। स्किल्ड नर्सेज होनी चाहिए। ठीक है, नियोनेटल यूनिट के लिए नियोनेटोलॉजिस्ट होने चाहिए। ठीक है, लैब टेक्नीशियंस होने चाहिए, बायोमेडिकल टेक्नीशियंस। ठीक है, नियोनेटल यूनिट में प्रॉपर रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, तभी एक जो नियोनेटल यूनिट है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती है। सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो कंसीडर करते हैं ऑर्गेनाइज करते टाइम नियोनेटल यूनिट को, वो होती है इक्विपमेंट्स। ठीक है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए। कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए नियोनेटल यूनिट में? फर्स्ट थर्मामीटर होना चाहिए, सेकंड स्टेथोस्कोप होना चाहिए, थर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक बेबी वेटिंग स्केल। ठीक है, ये होना चाहिए बेबी का प्रॉपर वेट मेज़र करने के लिए। फोर्थ होता है इनक्यूबेटर। ठीक है, सो जो इनक्यूबेटर होता है ये स्मॉल एक अपरेटस होता है जिसके अंदर जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको रखा जाता है। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट इक्विपमेंट है ओवरहेड रेडिएंट वार्मर। ठीक है, वार्मथ प्रोवाइड करता है ये बेबी को। नेक्स्ट है रिसस्किटेशन इक्विपमेंट होने चाहिए प्रॉपर। ठीक है, हार्ट रेट मॉनिटर करने वाला डिवाइस होने चाहिए। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सपोर्ट इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन एंड सक्शन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, कैथेटर्स होने चाहिए। नियोनेटल जो यूनिट है उसमें तभी ऑर्गेनाइज रहेगी प्रॉपर, और सिरिंजेस, नीडल्स, फीडिंग इक्विपमेंट्स प्रॉपर प्रोवाइड होने चाहिए। लेमिनार फ्लो सिस्टम होना चाहिए, बेसिनेट्स, ऑक्सीजन एनालाइजर्स, BP मॉनिटर, इन्फ्यूज़न पंप होना चाहिए, वेंटिलेटर्स होने चाहिए एंड पल्स ऑक्सीमेट्री, पल्स को मेज़र करने के लिए होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो कंसीडर करते हैं एक नियोनेटल यूनिट को या NICU को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ सिक इन्फेंट्स। इसके अंदर क्या होता है? गोल ऑफ एवरी ट्रांसपोर्ट इज टू ब्रिंग अ सिक नियोनेट टू स्पेशलाइज्ड नियोनेटल सेंटर इन अ स्टेबल कंडीशन। सो जो सिक नियोनेट्स होते हैं, नियोनेट्स 28 डेज़ के चाइल्ड होते हैं, उनको कहते हैं। ठीक है, इनको ट्रांसपोर्ट करने का मेन गोल या मोटिव क्या होता है? ठीक है, इनको स्पेशलाइज्ड
जो नियोनेटल सेंटर है उसमें लेके आना एक स्टेबल कंडीशन में, ठीक है। सेकंड पॉइंट, टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, ठीक है। द इन्फेंट शुड बी एज स्टेबल एज पॉसिबल बिफोर लीविंग द रेफरिंग हॉस्पिटल एंड वार्म चेन शुड बी मेंटेन, ठीक है। अवॉइड करने के लिए कॉम्प्लिकेशन को ट्रांसपोर्ट के टाइम पर जो इन्फेंट होता है वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, जितना हो सके। जो रेफरिंग हॉस्पिटल है उसको छोड़ने से पहले, एंड जो वार्म चेन होती है वो मेंटेन करनी चाहिए। सो गाइस, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट लेवल्स और ग्रेड ऑफ नियोनेटल केयर, ठीक है। लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे या ग्रेड्स होते हैं नियोनेटल केयर की, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेवल 1 केयर है फर्स्ट, द मिनिमल केयर प्रोवाइडेड बाय द मदर अंडर द सुपरविजन ऑफ बेसिक हेल्थ प्रोफेशनल्स। सो इसके अंदर जो मदर होती है वो केयर प्रोवाइड करती है, ठीक है, चाइल्ड को, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उनके सुपरविजन के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, neonates weighing more than 2000 gram or having gestational age maturity of 37 week or more belong to this case. So level 1 care के अंदर कौन कौन से केस आते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है 2000 ग्राम से, और जिनकी जो जेस्टेशनल एज होती है मैच्योरिटी की वो 37 वीक्स होती है, ठीक है, वो होते हैं इसके अंदर। दिस केयर कैन बी इंक्लूड्स केयर ऑफ डिलीवरिंग, प्रोविजन ऑफ द वार्मथ, मेंटेनेंस ऑफ एसेप्सिस एंड प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। सो इसके अंदर क्या क्या केयर प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। इसके अंदर वार्मथ प्रोवाइड की जाती है चाइल्ड को, ठीक है। जो एसेप्सिस होता है उसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है, मीन्स इन्फेक्शन को प्रिवेंट करा जाता है, ठीक है। एंड ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसको प्रमोट किया जाता है। सो सेकंड लेवल होती है लेवल सेकंड केयर। इसके अंदर क्या होता है, दिस केयर इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट फॉर रिसस्किटेशन, मेंटेनेंस ऑफ थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर, इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न, गैवेज फीडिंग, फोटोथेरेपी एंड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न। तो इसके अंदर चाइल्ड को रिसस्किटेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जो उस टेम्परेचर होता है चाइल्ड का, थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर, उसको मेंटेन किया जाता है। इंट्रावेनस जो इन्फ्यूज़न होता है वो किया जाता है। गैवेज फीडिंग, फोटोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। एंड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, 10 to 15% जो न्यूबॉर्न रिक्वायर दिस केयर, 10 to 15% ही न्यूबॉर्न रिक्वायर करते हैं इस केयर को। नेक्स्ट पॉइंट, दिस केयर इज़ एंटिसिपेटेड। सो जो लेवल सेकंड केयर होती है वो उन चाइल्ड को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, जिनका वेट होता है 1500 and 1800 ग्राम के बीच होता है, ठीक है, और जिनकी जो जेस्टेशनल एज मैच्योरिटी होती है वो 32 to 36 वीक्स होती है, ठीक है। लेवल थर्ड केयर होती है नेक्स्ट। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट लेवल थर्ड केयर। दिस केयर इंक्लूड्स लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम लाइक वेंटिलेटर एंड बेस्ट सूटेड स्पेशल इंटेंसिव न्योनेटल केयर। सो इसके अंदर लाइफ सेविंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है नियोनेट्स को, जैसे वेंटिलेटर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, एंड बेस्ट सूटेड स्पेशल इंटेंसिव नियोनेटल केयर प्रोवाइड की जाती है। सेकंड पॉइंट, 3 to 5% ऑफ न्यू बॉर्न रिक्वायर केयर ऑफ दिस लेवल। सो जो लेवल थर्ड केयर होती है ये सिर्फ 3 to 5% जो न्यू बॉर्न होते हैं उनको ही रिक्वायर्ड होती है ये, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दिस लेवल ऑफ केयर इज़ फॉर क्रिटिकली इल बेबीज़, ठीक है। क्रिटिकली जो इल बेबीज़ होते हैं उनके लिए होती है मेनली ये केयर। फॉर दोज वेटिंग लेस देन 1500 ग्राम,
जिनका वेट कम होता है 1500 ग्राम से, और जिनकी जो जेस्टेशनल एज मैच्योरिटी होती है वो 32 वीक से कम होती है, ठीक है। So guys, that's it for today. I hope you understood the topic, and in our next video we will study about nursing management of common neonatal disorder. And thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.